नमस्कार मित्रों, पिछले लेक्चर में हमने मराठा इतिहास को देखा था संक्षिप्त रूप में और साथ ही देखा था कि पहला आंग्ल मराठा युद्ध, उसकी पृष्ठभूमि समझी थी और बाद में देखा था कि 1775 से शुरू होकर 1782 तक चलता है और 1782 में जब सालबाई की संधि हो जाती है तो मराठों और अंग्रेजों के बीच में शांति स्थापना हो जाती है। लेकिन अब हम इस लेक्चर में देखेंगे कि सालबाई की संधि होने के बाद भी अंग्रेजों और मराठों के बीच में दो युद्ध होते हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक, कहीं कहीं 1803 से 1806 भी दिया हुआ है, और वहीं तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 में। इस लेक्चर में हम इन्हीं युद्धों के बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। आखिर जब 1782 में सालबाई की संधि हो जाती है तो क्या कारण थे कि 1803 में पुनः द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो जाता है। यानी कि इन 20 वर्षों में ऐसी क्या घटना घटती है कि जिसकी वजह से ये एक बार फिर अंग्रेज और मराठा युद्ध के मुहाने पर आ जाते हैं। हमें याद होगा कि पिछले लेक्चर में रघुनाथ राव सूरत की संधि करता तब है जब सवाई माधव राव को पेशवा बना दिया जाता है, और बाद में जब पहला आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त होता है तो उसमें माधव राव को ही पेशवा मान लिया जाता है। यानी कि माधव राव तब से ही पेशवा बना रहता है, और कब तक बना रहता है? ये 1795 तक बना रहता है कि जब तक कि वो आत्महत्या नहीं कर लेता है। होता ये है, जब माधव राव मर जाता है तब रघुनाथ राव का पुत्र बाजीराव द्वितीय पेशवा बन जाता। याद करिए कि जो सालबाई की संधि हुई थी उसके अंतर्गत रघुनाथ राव को तो पेंशन पे रख दिया था और इस बात पर सहमति बनी थी कि रघुनाथ राव किसी भी तरह की राजनीति में हिस्सा नहीं लेगा। लेकिन बाजीराव द्वितीय जो उसका पुत्र था वो पेशवा के दरबार में रहता है, और जब माधव राव की मृत्यु हो जाती है तो रघुनाथ राव का पुत्र बाजीराव द्वितीय पेशवा बनता है। यानी कि वो जो सपना पिता ने देखा था उसे पुत्र ने पूरा कर दिया। जो काम पिता अपने जीवन में नहीं कर पाया वो बेटे ने कर दिखाया। यहां तक तो बात सही चल रही थी, लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है जब 1800 में नाना फडणवीस की भी मृत्यु हो जाती है। ये बहुत बड़ा सेटबैक था मराठा कॉन्फेडरेसी को, क्योंकि ये जो नाना फडणवीस थे यही वे व्यक्ति थे जो पूरी मराठा कॉन्फेडरेसी को बांधे हुए रखे थे। क्योंकि सच्चाई ये थी कि माधव राव के बाद, ये सवाई माधव राव की मैं बात नहीं कर रहा हूं, सवाई माधव राव जो 1795 में जो आत्महत्या कर ले रहा उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं उन माधव राव की बात कर रहा हूं जो बालाजी बाजीराव के पुत्र थे, जो 1761 में बनते हैं पेशवा, और ये जो सवाई माधव राव थे उनके दादा थे। वो माधव राव जो थे वास्तविक शक्तिशाली पेशवा थे। उसके बाद चाहे वो नारायण राव हो, चाहे ये सवाई माधव राव, और या फिर जो अब बना पेशवा बाजीराव द्वितीय, ये पेशवा इतने योग्य नहीं थे। तो होता यह है कि जब नाना फडणवीस मर जाते हैं तो मराठा कॉन्फेडरेसी के अंदर ही एक षड्यंत्र की शुरुआत हो जाती है। क्यों? क्योंकि बाजीराव द्वितीय एक कमजोर पेशवा था, साथ ही इसे पेशवा स्वीकार करने वाले भी कम ही लोग थे। क्यों? याद करिए, क्योंकि बाजीराव द्वितीय किसका पुत्र था? रघुनाथ राव का, और रघुनाथ राव की जो क्रेडिबिलिटी थी वो बहुत खराब थी। क्योंकि याद करिए जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हो रहा है उसमें वो वस्तुतः रघुनाथ राय के कारण ही हो रहा था। तो ऐसे में बाजीराव द्वितीय को भी बहुत ज्यादा लोग पेशवा मानने के लिए तैयार नहीं थे, और साथ ही उसमें इतनी प्रतिभा भी नहीं थी, इतना वो योग्य शासक भी नहीं था, इतना वो बहादुर भी नहीं था कि बाकी के मराठा संघ के नेताओं से अपना नेता स्वीकार कर पाए। तो बाजीराव को तो ये समझ में आ गया था कि अगर मुझे पेशवा बने रहना है तो मुझे षड्यंत्र को बढ़ावा देना होगा, और उसने यही किया। उसने मराठा कॉन्फेडरेसी में षड्यंत्र की एक शुरुआत की और उसे बढ़ावा दिया। हालांकि उसके कुछ मंत्रियों ने उसे समझाया भी कि ऐसा करना गलत है, तो उसने उन मंत्रियों से कहा कि अगर ऐसा करना गलत है तो पहले उन लोगों के बारे में पता करके आओ जिसने कहा कि मेरे बाप में कमी थी, यानी कि मेरे बाप की गलती की सजा मुझे देना चाह रहे हैं, तो मुझे भी षड्यंत्र रचना ही पड़ेगा। हम पहले ही जानते थे कि जो मराठा थे मुख्यतः 5 मुख्य सरदार हुआ करते थे। ग्वालियर में सिंधिया, बड़ौदा में गायकवाड़, इंदौर में होलकर और नागपुर में भोसले। इन्हीं में जो सबसे महत्वपूर्ण जो नेता थे, जो 2 मुख्य सरदार थे, वो ग्वालियर के दौलत राव सिंधिया थे और इंदौर के जसवंत राव होलकर थे। ये सबसे बहादुर और सबसे महत्वपूर्ण नेता थे उस समय। तो ऐसे में पेशवा क्या करता है, वो सिंधिया को अपनी तरफ मिला लेता है होलकर के खिलाफ। यानी कि पेशवा और सिंधिया एक तरफ हो जाते हैं और होलकर दूसरी तरफ। हालांकि होलकर में भी अपनी महत्वाकांक्षा थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पेशवा और सिंधिया एक तरफ हो जाते हैं इस पूरे षड्यंत्र में। होता यह है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय होलकर, जसवंत राव होलकर का एक भाई था विट्ठू जी होलकर, उन्हें मरवा देता है। हालांकि गलती विट्ठू जी होलकर की थी, वो पेशवा पूना राज्य में घुसा चला आता है विजित करने के उद्देश्य से, लेकिन उसे पकड़ सकते थे, उसे मरवाना ठीक नहीं था। लेकिन बाजीराव द्वितीय
उसे मरवा देता है। ये खबर पहुंचती है जसवंत राव होलकर के पास, तो बहुत ज्यादा नाराज होता है, वो पुणे पे चढ़ाई कर देता है। जसवंत राव होलकर का सामना करने के सामर्थ्य पेशवा में नहीं था, इसलिए वो पुणे छोड़कर भाग जाता है। और इसके बाद घटना ये घटती है कि होलकर, जसवंत राव होलकर, विनायक राव जो कि बाजीराव द्वितीय का ही भतीजा था, उसे पेशवा बना देता है। यानी कि कुल मिलाकर स्थिति ये बनती है कि अब पुणे पर भी होलकर का ही शासन है और विनायक राव उसका कठपुतली पेशवा है। ये स्थिति बन जाती है। तो जब पेशवा बाजीराव द्वितीय भागकर वसीन नामक स्थान पे जाता है, तो वसीन नामक स्थान पे अंग्रेजों के साथ एक संधि कर लेता है। याद करिए कि बाजीराव द्वितीय का जो पिता था उसने भी एक बार अंग्रेजों के साथ संधि की थी। याद करिए सूरत की संधि, जहां से शुरुआत हुई थी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की। वहीं बाजीराव द्वितीय, उनका पुत्र भी अब वैसी संधि अंग्रेजों के साथ कर देता है। क्योंकि देखिए, जैसे कि मुन्ना भाई MBBS में कह रहे हैं कि बापू के कदमों पे मुझे चलना है, तो बाजीराव द्वितीय भी अपने बाप के कदमों पे चल रहे थे। बापू के कदमों पे नहीं, अच्छे मार्ग पे नहीं चल रहे हैं, परंतु बाप के कदमों पे चल रहे हैं। ठीक है, तो ये स्थिति बनती है। और वसीन की जो संधि है वस्तुतः एक तरह की सहायक संधि थी। और जब हम सहायक संधि की बात करें तो उसमें मुख्य बात समझ लीजिए कि ये याद करिए कि वेलेस्ली इसी संधि के आधार पर अपनी अंग्रेजी सैन्य शक्ति को बढ़ा रहा था, वो भी बिना वित्तीय भार डाले ही। यही सहायक संधि का मेन मोटिव था। और इस संधि के अंतर्गत जब वसीन की संधि की बात हो रही है, क्या क्या प्रावधान थे? एक तो पेशवा को अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार करना था और अंग्रेज सैन्य टुकड़ी को पूना में रखना था। दूसरा, पेशवा ने सूरत नगर जो था वो कंपनी को दे देने का वादा किया। साथ ही पेशवा ने इस बात पर भी सहमति जता दी थी कि अंग्रेजों के अलावा अन्य यूरोपीय शक्तियों के किसी भी व्यक्ति को अपने यहां वो नियुक्त नहीं करेगा। और साथ ही विदेशी मामले कंपनी के अधीन हो जाएंगे। देखिएगा, ये मोटी मोटी यही प्रावधान सहायक संधि के होते हैं जो वसीन की संधि के अंतर्गत बाजीराव ने स्वीकार कर लिए थे। और होता यह है कि जब वसीन की संधि स्वीकार कर लेता है बाजीराव, तो वेलेस्ली की सेना ने होलकर से पुनः मुक्त करा लिया और 1803 में बाजीराव को पुनः पेशवा बनवा दिया। अब जब बाजीराव पुनः पेशवा बन गया तो अंग्रेजों ने तो अपना वादा पूरा कर दिया। अब वादा पूरा करने का समय था बाजीराव द्वितीय का। तब बाजीराव को जाकर समझ में आता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। उसे पता चलता है कि पेशवाई पाने के लिए उसने मराठा आन बान शान से समझौता कर लिया, क्योंकि उसे अब यह समझ में आता है कि छत्रपति तो वो नाम मात्र का रह गया, असली शक्ति तो अब अंग्रेजों के पास चली गई है। याद करिए, एक बाजीराव प्रथम था जो कहता था कि चीते की चाल बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते। और एक ये बाजीराव द्वितीय थे जिन्होंने मराठा राज्य को ही अंग्रेजों के हाथ में बेच दिया था। यानी कि बाजीराव द्वितीय को अब अपनी गलती का एहसास होता है। साथ ही बाकी के मराठा सरदार भी सहायक संधि को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। ये बात उनके गले से उतर ही नहीं रही थी कि कैसे मराठा साम्राज्य अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर ले रहा। और इस बात से नाराज होकर सिंधिया और भोसले सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का जिम्मा लेते हैं, परंतु अंग्रेज उन्हें 1803 में हरा देते हैं। और बाद में 1804 में होलकर भी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का निर्णय लेते हैं, लेकिन होलकर सेना को भी अंग्रेज हरा देते हैं। और सबसे बड़ी बात, इन सेनाओं को अलग अलग हराकर अंग्रेज इन सभी के साथ अलग अलग संधि करते हैं। भोसले के साथ देवगांव की संधि, सिंधिया के साथ सुरजी अर्जन गांव की संधि और होलकर के साथ राजपुर घाट की संधि अंग्रेज करते हैं। वस्तुतः अंग्रेज जो अलग अलग सरदारों से अलग अलग संधि करते हैं, ये उनकी एक ट्रिक थी कि इससे वो मराठा सरदारों को एक दूसरे से अलग करने का उनका एक तरीका था कि अलग अलग संधियों से उन्हें बांध देते थे, ताकि उनकी जो कलेक्टिव आइडेंटिटी थी वो ना रहे, बल्कि इंडिविजुअल आइडेंटिटी रह जाए। और यही वो ट्रिक थी जिसकी वजह से देखिएगा वो बार बार अलग अलग सरदारों से अलग अलग संधि करते हैं। वो मानते ही नहीं थे कि कॉन्फेडरेसी जैसी कोई चीज है। और मराठा सरदार ये नहीं समझ पा रहे थे कि अगर वो एक हैं तभी वो शक्तिशाली हैं। तो यानी कि जब ये संधियां हो जाती हैं, देवगांव की संधि, सुरजी अर्जन गांव की संधि और राजपुर घाट की संधि, तो इसके मायने क्या था? इसके मायने यही थे कि वसीन की संधि जो की थी बाजीराव द्वितीय ने पहले, वो कायम रहेगी, यानी कि सहायक संधि जारी रहेगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो तीनों संधियां ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। आपको वसीन की संधि याद रखनी है जो सेकंड आंग्ल मराठा
युद्ध के साथ जुड़ती है। और अगर अब हम परिणाम की बात कर लें कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम क्या हुए, पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट परिणाम था कि मराठा संघ छिन्न भिन्न हो गया। द मराठा कॉन्फेडरेसी हैड बीन शैटर्ड बाय दिस टाइम। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी दिख गई थी कि अंग्रेजों की भारत में सर्वश्रेष्ठता तो नहीं स्थापित हुई थी, लेकिन उस ओर एक महत्वपूर्ण कदम अंग्रेज बढ़ा चुके थे। तो इस तरह से द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी समाप्त हो जाता है। फिर अब चलते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध को समझते हैं। आखिर जब 1805-6 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो जाता है तो क्या कारण था कि 1817 में एक बार फिर अंग्रेज और मराठा एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। घटना यह घटती है कि 1813 में चार्टर एक्ट आता है और ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो जाता है भारतीय व्यापारों पे। यह भी हम जब एक्ट पढ़ेंगे वहां देखेंगे कि 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो जाता है। मोनोपोली भारतीय व्यापार से समाप्त हो जाती है, क्योंकि घटना यह घटती है उस समय ब्रिटेन में औद्योगिकरण चरम पर था और औद्योगिकरण की मांग ही होती है कि खुला बाजार हमें चाहिए। सभी अलग अलग कंपनियों को एक दूसरे से कम्पीट करने की वहां पर सुविधा होनी चाहिए। यही औद्योगिकरण की मांग होती है, अर्थात मुक्त व्यापार हो सके। और इसी के साथ 1813 के साथ ही भारत में औद्योगिक पूंजीवाद या मुक्त व्यापार का अंग्रेजी जो सत्ता के 3 चरण थे उनमें से दूसरा चरण शुरू हो जाता है। अगर हम अंग्रेजी सत्ता के चरणों की बात करें तो पहला चरण माना जाता है जिसे वाणिज्यिक पूंजीवाद कहते हैं, जो 1757 से 1813 तक चलता है, जिसमें अपने सामानों को भारत में लाकर करमुक्त व्यापार करने की कोशिश बस अंग्रेज करते हैं और ये हम देखते भी हैं। और हाँ, कहीं कहीं दीवानी प्राप्त करके राजस्व संग्रहण का भी काम करते हैं। वहीं अगर हम बात करें, इसे लेजिस फेयर का काल भी कहा जाता है, मुक्त व्यापार का भी काल कहा जाता है। इस काल की मुख्य विशेषता यह थी कि व्यापार एक मार्गी मुक्त व्यापार था, यानी कि वन वे फ्री ट्रेड था। यानी कि अंग्रेजों का सामान तो भारत आ जा रहा था, लेकिन भारतीय सामान अंग्रेजों के यहां नहीं जा पा रहा था, यानी कि बाहर नहीं जा पा रहा था। और भारतीय व्यापार को बिल्कुल समाप्त सा कर दिया गया था और भारत को कच्चे माल के स्रोत के रूप में तथा एक बाजार के रूप में देखा जा रहा था। यह हुआ दूसरा चरण। अगर हम अंग्रेजी सत्ता के तीसरे चरण की बात करें तो उसे फाइनेंशियल इंपेरियलिज्म या फिर वित्तीय साम्राज्यवाद कहा जाता है, जिसकी ड्यूरेशन 1860 से 1947 मानी जाती है। इसमें क्या होता है कि इसमें ब्रिटिश शासन पूंजी का कुछ हिस्सा भारत में भी इन्वेस्ट करना शुरू करता है। इसे रेल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसी समय बनाया जाता है ताकि दूर दराज के हिस्सों से भी कच्चा माल लाया जा सके और जो बना हुआ माल है उसे अलग अलग हिस्सों में जाकर बेचा जा सके। इस वजह से, क्योंकि इस काल में पूंजी ब्रिटेन से भारत में भी लाई जाती है, इसलिए इसे वित्तीय साम्राज्यवाद भी कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपने मूल मुद्दे पर आते हैं कि 1813 के बाद जब मुक्त व्यापार या औद्योगिक पूंजीवाद का चरण शुरू होता है तो अंग्रेजों को समझ में आता है कि अपना लाभ बनाए रखने के लिए हमें अधिक से अधिक भारतीय रियासतों को हड़पने की जरूरत है। हालांकि एनेक्स वो पहले से कर रहे थे, लेकिन अब ब्रिटिशर्स की जो रणनीति थी बहुत आक्रामक हो गई थी और वेलेस्ली ने ये पृष्ठभूमि पहले से बना रखी थी अपनी सहायक संधियों के द्वारा, जब उसने बहुत से राज्यों के साथ सहायक संधि कर ली थी। और उसके बाद 1813 में एक गवर्नर जनरल बनता है जिसका नाम होता है लॉर्ड हेस्टिंग। याद रखिएगा, ये वो वॉरेन हेस्टिंग नहीं है। वॉरेन हेस्टिंग दूसरा है जो 1773 से लेकर 1785 तक भारत का गवर्नर जनरल रहता है, यानी कि उसे भारत का पहला गवर्नर जनरल भी बोला जाता है। वो दूसरा है और ये था लॉर्ड हेस्टिंग जो 1813 से 1823 तक भारत का गवर्नर जनरल रहता है। और इसी के काल में एंग्लो नेपाल युद्ध भी होता है, जिसमें कुमायूं और गढ़वाल के जो रीजन है उसे ब्रिटिश इंडिया में मिला दिया जाता है। और इसी के काल में 1817 में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होती है। इस नाम में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, इसे जरूर याद रखिएगा। अभी वैसे हम लोग जब गवर्नर जनरल और वायसराय पढ़ेंगे तो यहां पर फिर से चर्चा करेंगे, लेकिन यहां पे थोड़ा सा आप जरूर याद रखें कि जब वॉरेन हेस्टिंग की बात होती है तो वो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से जुड़ता है। उसके समय में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी, उसके समय में कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुई थी, और जब वो ब्रिटेन वापस गया था तो उस पर महाभियोग चला था। वो वॉरेन हेस्टिंग है। लेकिन ये कौन है? ये है लॉर्ड हेस्टिंग। यानी कि ये जो हड़पने की ये जो नीति थी, अब जो एनेक्सेशन की नीति थी, वो बहुत तेजी से चलती है। लॉर्ड हेस्टिंग के समय से हम देखेंगे, बाद में डलहौजी के समय आकर ये बहुत ज्यादा एनेक्सेशन की अति हो जाती है और फिर वो 1857 की हम क्रांति देखेंगे। इसीलिए ये जो सारा प्रोसेस था 1857 तक चलता है। और
इसी वजह से मराठा साम्राज्य को भी ये एनेक्स करने की कोशिश करता है हेस्टिंग। और ये मौका कौन दे देता है? सबसे पहले अंग्रेजों को ये दे देता है मौका पिंडारी, क्योंकि पिंडारी मराठाओं की सेना में सिपाहियों की तरह लड़ते थे। तो अगर उनका दमन अगर अंग्रेज करना चाहेंगे तो ये सीधे सीधे मराठा की सेना पर ये आक्रमण माना जाएगा और ये मराठों की सत्ता को चुनौती मानी जाएगी। याद करिए, पिंडारी एक लड़ाका जाति होती थी। अगर आपको याद होगा, बाहुबली पिक्चर में भी जो पहली बार राजकुमारी देवसेना को जो बाहुबली का परिचय पता चलता है, तभी पता चलता है जब वो पिंडारी के खिलाफ दोनों लड़ रहे होते हैं। अगर आपने मूवी देखी होगी तो आपको याद होगा। तो जब पिंडारियों का दमन हेस्टिंग शुरू कर देता है तो मराठा सरदार अंग्रेजों पर आक्रमण करते हैं। और याद करिए, वो पहले से सहायक संधि से बहुत परेशान चल रहे थे मराठा सरदार, तो उन्हें भी युद्ध करना जरूरी था। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि पिंडारी की वजह से दोनों आमने सामने आ जाते हैं। एक बार फिर अंग्रेज और मराठा आमने सामने आ जाते हैं, लेकिन होता वही है जो पहले हुआ था, यानी कि अंग्रेज मराठाओं को हरा देते हैं। और इनके बीच में फिर से 1817 में पूना पैक्ट होता है पेशवा और अंग्रेजों के बीच में। माना यह जाता है कि पेशवा ने बहुत बुझे हुए दिल से संधि पे हस्ताक्षर किए थे और पुणे पैक्ट के माध्यम से अंग्रेज जो पूना प्रदेश है पूरा, उसे कंपनी के साम्राज्य में विलय कर लेते हैं। मराठा संघ भंग कर दिया जाता है और पेशवा का पद समाप्त कर दिया जाता है। हालांकि इसके बाद 1817 में ही जो पूना पैक्ट हो जाता है, इसके बाद अभी आप आधुनिक इतिहास में एक और पूना पैक्ट देखेंगे जो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। ये वो नहीं है, इसे याद रखिएगा। पूना पैक्ट वो भी है जो 1817 में अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में होता है। तो ये जो पूना पैक्ट हो जाता है, इसमें ये प्रावधान मान लिए जाते हैं। उसके बाद भी पेशवा एक दो छोटी मोटी लड़ाइयां लड़ता है, कोरेगांव जैसी। कोरेगांव पुणे के पास एक क्षेत्र है कोरेगांव, वहां पर, और उसमें भी अंग्रेज उसे हरा देते हैं और अंततः उसे कह देते हैं कि अब तुम पूना छोड़ के बिठूर चले जाओ। और पेशवा बड़े बुझे मन से बिठूर चला जाता है, क्योंकि अंग्रेज इतनी बड़ी सजा देना चाहते थे पेशवा को ताकि ये मिसाल साबित हो जाए अन्य भारतीय राजाओं के सामने भी। क्योंकि पेशवा के साथ जब अंग्रेज ऐसा कर सकते हैं, यानी मराठाओं के साथ अंग्रेज ऐसा कर सकते हैं, तो फिर भारतीय राजाओं को समझ लेना है कि किसी के साथ भी ऐसा किया जा सकता है अगर उन्होंने अंग्रेजों की नाफरमानी की। और अंततः 1818 में हेस्टिंग पिंडारियों को भी हरा देता है और इसी के साथ तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो जाता है। और इसी के साथ ये भी आप मान सकते हैं मराठा साम्राज्य का पूर्णतः पतन हो जाता है। अब चलिए मराठाओं की हार के कारणों को भी समझ लेते हैं। पहला कारण तो ये था कि उनके पास योग्य नेतृत्व का अभाव था। हमने देखा था कि बाजीराव द्वितीय किस प्रकार का नेता था, साथ ही लोग उसको तथा उसके पिता को, रघुनाथ राव को, हत्यारा समझते थे, इसलिए उसे ज्यादा वैल्यू भी दूसरे सरदार नहीं देते थे। और खुद बाजीराव द्वितीय में वो क्षमता नहीं थी कि वो पेशवा जैसे बड़े पद को संभाल पाए। तो यानी कि पहली जो समस्याएं मराठाओं के साथ थी, उनके पास योग्य नेतृत्व का अभाव था। दूसरी जो मुख्य समस्या मराठा साम्राज्य के साथ थी वो ये थी कि ये वस्तुतः एक लूटपाट पर आधारित राज्य था। इसकी खुद कोई विशिष्ट आर्थिक नीति नहीं थी, ये मात्र चौथ तथा सरदेश मुखी जैसी करों पर निर्भर था। यानी कि मराठा जो साम्राज्य था वो महाराज के साधनों पर नहीं निर्भर था, बल्कि जो बलपूर्ण राशि एकत्रित करते थे उस पर निर्भर था। साथ ही लूटपाट का राज्य होने की वजह से या अपने पड़ोसी राज्यों से भी इनका कभी मित्रतापूर्ण संबंध नहीं रहा। इसीलिए कहा जाता है पानीपत के युद्ध में भी इनका किसी राजपूत राजा या किसी अन्य राजा ने इनका साथ नहीं दिया था। ये जो समस्या थी ये अंत तक लगी रहती है कि मराठाओं का साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं होता था, कोई राजा, क्योंकि ये वस्तुतः लूटपाट कर लाते थे ना पड़ोस के राज्यों में भी। दूसरा इनमें एक समस्या थी कि इनमें दूरदृष्टि का अभाव था, यानी कि इनके पास जब शक्ति होती थी तो पड़ोसी राजाओं को हराना शुरू कर देते थे, ये बिना सोचे कि इसके दूरगामी क्या परिणाम हो सकते हैं। अगली जो मुख्य समस्या थी, इनमें राष्ट्रीयता का अभाव था, यानी कि ये जो मराठा सरदार थे वो किसी राष्ट्रीयता की भावना से एक होकर नहीं लड़ पा रहे थे, बल्कि वो आपस में लड़ रहे थे अपने छोटे छोटे स्वार्थों को लेकर। यानी कि उनके बीच में जो विश्वास का अभाव था, उनकी जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं थी वो ज्यादा महत्वपूर्ण थी, ना कि वो राष्ट्रीय भावना कि जो उन्हें एक कर पाए। उनमें जो एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या थी वो थी उनका अत्यधिक विकेंद्रीकरण होते जाना और मुख्य सत्ता का उस हिसाब से मजबूत ना रह पाना। याद करें कि बाजीराव प्रथम ने बड़े होते हुए मराठा साम्राज्य को विकेंद्रीकरण नेतृत्व दिया था, जब ग्वालियर में सिंधिया को, बड़ौदा में गायकवाड़ को, इंदौर में होलकर को, नागपुर में भोसले को मेन एडमिनिस्ट्रेटर बना के बैठाया था। लेकिन केंद्रीकृत सत्ता के केंद्र तभी तक एक साथ रह सकते हैं जब केंद्रीकृत सत्ता मजबूत हो।
ये हम जब संघीय ढांचे को पढ़ेंगे और भारत के स्वतंत्रता के समय जब विभाजन की स्थिति आएगी वहां पर इस चीज को हम देखेंगे भी कि संघ में अगर केंद्र मजबूत नहीं है तो उस राज्य का एक बने रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही हुआ मराठाओं के साथ कि उनका अत्यधिक विकेंद्रीकृत होना अंततः उनके पतन का कारण बनता है। और अंतिम जो महत्वपूर्ण कारण था उनकी हार का वो था उनकी दोषपूर्ण सैन्य व्यवस्था। तो दोषपूर्ण सैन्य व्यवस्था क्यों कारण था? एक तो उनकी जो पुरानी जो उनकी तकनीक थी छापामार, जो देखिए याद करें शिवाजी ने जो डेवलप की थी, वो धीरे धीरे ये त्याग देते हैं। उसमें जो इनकी एक्सपर्टीज थी वो ये खो देते हैं। दूसरी तरफ ये जो यूरोपीय आधार पर जो वैज्ञानिक संगठन बनाने की जो रणनीति होती है उस पे भी बहुत काम नहीं करते हैं। याद करिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में हालांकि नाना फडणवीस शुरुआत करता है फ्रांसीसियों से जब मदद लेता है, लेकिन अंग्रेज इसे होने नहीं देते हैं और अंत तक मराठा ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि मराठा तो आपसी झगड़ों में ही लगे हुए थे ना। उन्हें अपनी सेना को एकीकृत करके यूरोपीय आधार पर संगठित करने की उन्हें जरूरत ही नहीं लगी, या फिर कहिए उन्हें समय ही नहीं मिला। और इसलिए उनका जो संगठन था अंग्रेजों की अपेक्षा निम्न कोटि का था और अंततः इनकी हार का वो कारण भी बनता है। तो यही सारे कारण थे जिसकी वजह से मराठा जैसी एक जो महान साम्राज्य था वो भी अंग्रेजों के सामने हार जाता है। और मराठाओं की हार के साथ आप मान लेते हैं कि बाकी के जो भारतीय रियासतें थी एक एक करके अभी हम जो देखेंगे कि 1857 जब प्रथम क्रांति होती है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है, उससे पहले तक एक एक करके घुटने टेकते चले जाते हैं क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य था मराठा साम्राज्य अब उस पर भी अंग्रेजों का आधिपत्य हो चुका था। आशा करता हूं ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।